चलिए देखिए, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का हिंदी का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का जितना भी सब्जेक्टिव प्रश्न है आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है 20 के दांत। ठीक है, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर में जितना भी प्रश्न दिया गया है सभी प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, चलिए एक मिनट रुकिएगा। चलिए हाँ, देखिए पहला प्रश्न है कहता है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए उत्तर लिखेंगे कि कहानी का शीर्षक 20 के दांत। ठीक है, जो कहानी का शीर्षक है वो क्या है, तो 20 का दांत है। ठीक है, कहानी की शुरुआत अमीरों के अहंकार से हुई है। ठीक है, देखिए जो कहानी की जो शुरुआत हुई है वो अमीरों के अहंकार से हुई है। ठीक है, अमीरों के अहंकार को लेखक ने 20 के दांत कहा है। अपनी अमीरी के कारण ही सेन साहब हमेशा मदन को उपेक्षा की भाव से देखते थे और उसके पिता को अपमानित करते करते हैं तथा उसे दंडित करवाते हैं। अपने पुत्र की बुराई उसके इंजीनियर बनने की संभावना बताते हैं। ठीक है, देखिए कि उनके पिता उसके पिता सॉरी उसका जो पुत्र है वो मतलब खराब काम भी करता है, तो कहते हैं कि ये इंजीनियर बनेगा आगे चल के। कहानी के अंत में मदन ने अपने अपमान का बदला कांसू के दांत तोड़ कर लिया है। यह कांसू का दांत तोड़ना उसके उसके अहंकार का मर्दन यानी मर्डर करना है। इसीलिए कहानी का शीर्षक 20 के दांत बिल्कुल सार्थक है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि दूसरा का प्रश्न हमारे पास है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ठीक है, उत्तर लिखें। देखिए सेन साहब को 5 बेटियां और एक बेटा था। ठीक है, बेटियों को वह कड़े अनुशासन में रखते थे पर बेटा को इतना अधिक प्यार करते थे कि अनुशासन तो दूर की बात वह सामान्य व्यवहार भी नहीं कर पाता था। उसकी गलतियों को वे भविष्य में होने वाले अच्छे गुण का संस्कार मानते थे। ठीक है, चल देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास 3 नंबर। प्रश्न है कहा कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। ठीक है, चलिए हम लोग इसका उत्तर लिखते हैं। लिखेंगे उत्तर में कि खोखा अपने माता पिता की ढलती उम्र में पैदा हुआ था, इसलिए वह प्रकृति के नियम का अपवाद था। ठीक है, जो खोखा था वह मतलब माता पिता के मतलब लास्ट उम्र में यानी कि बहुत ही ढलती उम्र में कि अब कोई बच्चे होने की कोई संभावना, संतान होने की कोई संभावना नहीं रह जाती है, वैसे उम्र में वो हुआ था। ठीक है, इसलिए वह प्रकृति के नियम का ही एक अपवाद था। खोखा के माता पिता को उसके पहले सिर्फ लड़कियां थी। उसके गलत कार्यों में भी उसके माता पिता उसमें इंजीनियर बनने की संभावना को देखते थे, जबकि बेटियों को वे सिर्फ यह सिखाते थे कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह खोखा हर एक मामले में भी क्या था, तो अपवाद ही था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 4 नंबर। कहा कि सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। चलिए उत्तर लिखेंगे कि सेन दंपति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे। वे उसे बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। इन संभावनाओं के लिए उन्होंने कारखाने के बढ़ई मिस्त्री को घर पर बुलाकर उसे कुछ ठोक पीट कर खोखा को ट्रेंड करने का इंतजाम किया था। एक बढ़ई मिस्त्री को जो कुर्सी टेबल बनाता है, आपका कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, चौकी हो गया, वैसे बनाता है वैसे मिस्त्री को। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास 5 नंबर। कह कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। ठीक है, उत्तर यहाँ देखिए। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली के 20 के दांत शीर्षक पाठ से ली गई है। ठीक है, चलिए इसे नलिनी बिलोचन शर्मा जी ने लिखा है। इस पंक्ति के द्वारा लेखक ने
सेन साहब की बेटी के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार पर व्यंग किया है। ठीक है, वे कहते हैं कि बेटी को वे इतना कड़े अनुशासन में रखते थे कि वे अपने मन से कुछ भी नहीं कर पाती थी। कठपुतलियों की को जिस प्रकार हम अपने इशारों पर नचाते हैं, उसी तरह से उसी तरह सेन साहब की मर्जी के बिना वे कुछ भी नहीं करती थी। जब वे हंसने को कहते तो हंसती, जब वे खेलने को कहते तो खेलती, तो उसे तो जोर से हंसने की भी मनाही थी। ठीक है, इनकी जोर से हंस भी नहीं सकती थी वो सभी लड़कियां। चलिए, अगला प्रश्न हमारे पास 6 नंबर है। कहता है, खोखा के दुर्लभ स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हम लिखते हैं, लिखेंगे उत्तर में कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली के 20 के दांत शीर्षक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, लिया गया है। इसे नलिन विलोचन शर्मा जी ने लिखा है। इस पंक्ति के द्वारा लेखक ने सेन साहब के बेटे के प्रति बदलते हुए व्यवहार को बताया है। उन्हें बेटा बुढ़ापा में बुढ़ापा में हुआ था, इसलिए वे बेटा को प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। प्यार के कारण वह बिगड़ गया था। सेन साहब उसे सुधारने के बजाय उसके दुर्गुणों को भविष्य में उसमें इंजीनियर बनने की संभावना को देखते थे, और उसे बचपन से इंजीनियर बनाने के लिए उन्होंने एक शिक्षक की बजाय बजाय कारखाने के बढ़ई मिस्त्री को नियुक्त कर दिया था। इसलिए लेखक ने कहा कि अपने बेटी को बदलने की बजाय उन्होंने अपने सिद्धांतों को ही क्या किया था, तो बदल दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है 7 नंबर, दिखे जल्दी देखिए। अगला प्रश्न है हमारे पास 7 नंबर। ठीक है, देखिए प्रश्न कर कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हम लिखते हैं, लिखेंगे उत्तर में प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली के 20 के दांत शीर्षक पाठ से ली गई है। इसे नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। इस पंक्ति के द्वारा लेखक ने समाज में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को दिखाया है। एक अमीर का बच्चा अगर गाड़ी तोड़ देता है तो उसमें इंजीनियर बनने की संभावना देखी जाती है, और उसके लिए बड़ाई के पुल बांध दिए जाते हैं। ठीक है, और उसके माता पिता अपने बच्चों की करतूत पर उल्लसित होते हैं, यानी खुश होते हैं। वहीं अगर एक गरीब का बच्चा गाड़ी को छूना चाहता है तो उसे गिरा दिया जाता है, उसे जख्मी कर दिया जाता है। जब उसकी माँ उसे कुछ कहना चाहती है तो उसके बेटे के बारे में चोर, डाकू आदि शब्दों का इस्तेमाल कर उसे चुप करा दिया जाता है। इससे भी उसका मन नहीं भरता है तो उसके पिता को बुलाकर उसे भी अपमानित किया जाता है, और देखिए उसे अपने पुत्र को दंडित करने का आदेश दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है 8 नंबर। जल्दी करके मिटा ही देते हैं सबको, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को समझाने बताने। चलिए देखिए 8वां प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है कि हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया था। ठीक है, चलिए हम लोग इसका उत्तर लिखते हैं, लिखेंगे उत्तर लिखिए प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली के 20 के दांत शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसे कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा जी ने लिखा है। इस पंक्ति के द्वारा लेखक ने कांसू को हंस कह उसका मजाक उड़ाया है, तथा गरीबों को कौवा कहकर उसकी बेबसी को दिखाया है। कांसू एक दिन खेलने के लिए गली में निकल जाता है। गरीब के बच्चे लट्टू खेलते गरीब के बच्चों को लट्टू खेलते देखकर उसका मन ललक जाता है और खेलने की इच्छा जताता है। इस पर मदन को एतराज हो जाता है। ठीक है, वह यानी कि नाराज हो जाता है।
क्योंकि उसने मदन को बहुत अपमानित किया था। कासू तो अपने घर का बिगड़ा हुआ लड़का था, उसे नहीं सुनने की आदत नहीं थी, इसलिए उसने मदन पर हमला बोल दिया। मदन को भी ताकत तो थी ही, वहाँ कासू की बचाव के लिए कोई नहीं था। ठीक है। दाव देखकर कासू ने अपमान का बदला लेकर मदन विजयी होने में सफल होता है। हंस कौवा से नहीं जीत पाया, क्योंकि कासू को हंस तो उसके माता पिता समझते थे, उसमें स्वयं स्वयं अच्छा गुण था ही नहीं। इसलिए लेखक ने व्यंग स्वर में उसे हंस कहा है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है 9 नंबर। ठीक है। देखिए 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब और उसके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया था। चलिए लिखते हैं हम लोग इसका उत्तर। देखिए उत्तर लिखेंगे कि सेन साहब और उनके मित्रों के बीच पुत्रों के भविष्य में कुछ होने की बातचीत हुई। सेन साहब पहले ही बोल उठे कि वे अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। जब पत्रकार महोदय से पूछा गया कि अपने बच्चे की भविष्य विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। पत्रकार महोदय पत्रकार महोदय के स्वर में क्या था तो व्यंग था। ठीक है। मतलब पूरा ऐंठ कर बोल रहे थे, गुस्से में ऐसे करके, समझे। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारे पास आता है 10 नंबर का। कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। चलिए उत्तर लिखेंगे। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार समाज में फैली असमानता के बारे में बताना चाहते हैं। एक गरीब बच्चा जब गाड़ी को छू कर देखना चाहता है तो उसे ढकेल कर गिरा दिया जाता है, लेकिन वहीं पर अगर एक अमीर ज़्यादा गाड़ी को नुकसान भी पहुंचाता है तो उसमें इंजीनियर बनने की संभावना देखी जाती है। ठीक है। इस विवाद के द्वारा कहानीकार गरीब के अंदर में पनपते विरोध को भी बताना चाहते थे, क्योंकि मदन बार बार ड्राइवर पर झपटता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास आता है 11 नंबर। चलिए देखिए 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कह रहा है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। चलिए देखते हैं। चलिए उत्तर लिखेंगे 11 नंबर का कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू का खेल था। ठीक है। इन दोनों के बीच के जो झगड़े का कारण था वो क्या था तो लट्टू का खेल था। ठीक है। जिसे गली में लड़के गली में खेल रहे थे, जिसके गली के लड़के गली में खेल रहे थे। जब कासू गली में पहुंचा तो बच्चों को खेलते देखकर देखकर कासू का भी खेलने के लिए मचल गया मन यानी कि मचल गया, जिसे खेल का नेता मदन जो उसके द्वारा अपमानित हुआ उसे खेलने नहीं दिया। इस पर कासू ने मदन को एक घूंसा मारा, फिर मदन ने भी उसे मारकर मारकर उसे घर पहुंचा दिया। इस प्रसंग के द्वारा लेखक दिखाना चाहते हैं कि अगर बच्चों के बीच में बड़े लोग नहीं आए तो गरीब का बच्चा भी कमजोर नहीं होता है, वह अपने अपमान का बदला खुद खुद ले सकता है। ठीक है। कितना क्वेश्चन है जी इसमें। चलिए चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि महल और झोंपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोंपड़ी वाले
उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। ठीक है, लेखक के इस कथन का क्या तात्पर्य? ठीक है, चलिए इसका हम लोग उत्तर लिखते हैं। तो लिखें कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में झोपड़ी वाले अपने ही खिलाफ महल वालों का साथ देते हैं। ठीक है, यानी कहा कि जो गरीब है वो अपने ही खिलाफ, अपने ही साथियों के खिलाफ और जा करके अमीरों के साथ दे देते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है कि उस लड़ाई में, यानी कि अर्थात मदन और कासू की लड़ाई में सभी बच्चे ने कासू के पक्ष में बयान दिया। कोई भी यह नहीं कह सका कि पहले कासू ने ही मदन पर हमला किया था। ठीक है, लड़ाई में तो किसी ने भी किसी की मदद नहीं की, पर साथ भी तो मदन का किसी ने नहीं दिया। ठीक है, देखिए, यानी कि सबने ये कहा कि सब पहले किसने मारा है? मदन ने ही मारा है, कासू ने मदन को नहीं मारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 13 नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, क्योंकि इसको थोड़ा सा 13 नंबर तो लिखिए। ठीक है, देखिए प्रश्न है, कहता है कि रोज रोज अपने बेटे की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपने छाती से क्यों लगा लेता है? ठीक है, चलिए उत्तर लिखेंगे कि रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर दंडित करने के बजाय छाती से लगा लेता है, क्योंकि सत्य को तो वे भी जानते थे, फिर भी अपने बेटे की पिटाई कई बार कर चुके थे। इस बार जब उसके बेटे ने अपने बार बार अपमान का बदला खुद ही ले लिया, तो उसे अपने बेटे पर गर्व हुआ। इसलिए उसे अपने बेटे पर प्यार आया और दंडित करने की बजाय छाती से लगा लेता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है 14 नंबर। इसमें कितना प्रश्न है? चलिए जितना भी हो सब बताएंगे। चिंता नहीं करनी है, चिंता नहीं करनी है। चलिए देखिए, आ गया हमारे पास प्रश्न संख्या 14। कह रहा है कि सेन साहब मदन, कांसू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। ठीक है, चरित्र चित्रण का मतलब है कि तीनों के बारे में हमें बताना है। ठीक है, चलिए देखिए करते हैं। ठीक है, सेन साहब समाज में अमीर वर्ग के एक अहंकारी आदमी थे। उन्हें अपने धन का अहंकार था। वे गरीब से बहुत नफरत करते थे। वे वे एक अच्छे पिता भी नहीं थे। उन्हें अपने बच्चों में ही फर्क दिखाई देता था। वे बेटा को अतिशय प्यार करते थे तथा बेटी को अति अनुशासन में रखते थे। बेटा का दुर्गुण भी उन्हें गुण लगता था, जबकि गरीब की बात सुनना उन्हें गंवारा नहीं था। ठीक है, वे पुत्र के मोह में अंधे थे, दोस्तों के व्यंग को भी नहीं समझ पाते थे। उन्हें अच्छा इंसान नहीं कहा जा सकता है। देखिए आगे है मदन। मदन एक गरीब का बच्चा है। सेन साहब की गाड़ी देखकर उसका मन भी उसे छूने को लचता है। बेचारा गाड़ी तो नहीं छू पाता है, बदले में उसे दर्द और अपमान सहना पड़ता है। उसे घर में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह एक बहादुर लड़का भी है। जब उसे अवसर मिलता है तो वह अपने अपमान का बदला लेने से नहीं चूकता है। कासू को मारकर वह अपनी बहादुरी को साबित कर देता है। ठीक है, चलिए बाकी सब ये भी ऐसे ही हैं, कासू के बारे में और गिरधर के बारे में। आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने से लिख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। कितना कुछ प्रश्न है? 18, 19 का। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए 15 नंबर, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, ये है 15 नंबर। ठीक है, आपको इसका स्क्रीन ले लीजिए, समझ में आ जाएगा। और ये है आपका 16 नंबर, देख लीजिए 16 नंबर भी, ये रहा 16 नंबर। ठीक है, चलिए 17 नंबर भी देख लीजिए आप लोग, ये रहा 17 नंबर। चलिए 17 के बाद देख लीजिए 18 नंबर, देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए आप लोग, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए ये 18 नंबर, 18 नंबर, 18 नंबर। ठीक है, फिर रहा 19 नंबर। ठीक है,
प्रश्न समाप्त हो गया आपका। ये रहा लास्ट का 19 नंबर। मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। ठीक है, चलिए हम लोग अब ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 में, भारत से हम क्या सीखें।